हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम मुग़ल सल्तनत में औरंगज़ेब के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम शाहजहाँ के बारे में पढ़ चुके थे। शाहजहाँ जिनका वास्तविक नाम खुर्रम था और जहांगीर तथा जगत गोसाई के पुत्र थे। जगत गोसाई जिनका एक और नाम था मरियम उजमानी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है। और अर्जुमंद बानो बेगम को ही मुमताज़ की उपाधि मिली हुई थी। मुमताज़ कहा जाता था, मल्लिका ए जहाँ कहा जाता था, और इन्हीं के नाम पर शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था। ठीक है। ताजमहल को बनाने वाले या ताजमहल के निर्माण में दो व्यक्ति जिनका की भूमिका महत्वपूर्ण है। एक है इसके डिज़ाइनर उस्ताद अहमद लाहौरी और एक है इनके निर्माणकर्ता या स्थापत्यकार कह सकते हैं उस्ताद इंशा खां। ठीक है। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में स्थित है और यहीं पर अर्जुमंद बानो बेगम का मुमताज़ का कब्र भी स्थित है। ठीक है। ताजमहल के ही अंदर। और शाहजहाँ को जैसे आपको पता है कि इनके पुत्र औरंगज़ेब ने बाद में गिरफ्तार करवा करके और उसी ताजमहल के पास में ही एक भवन बना करके उनको गिरफ्तार करके वहीं रखवा दिया था। एक छोटी सी खिड़की दी हुई थी जहाँ से वो ताजमहल को निहार सकते थे और उसी भवन के अंदर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में इनका पुत्र औरंगज़ेब अपने बाकी के 4 भाइयों को हरा करके गद्दी प्राप्त करता है। ठीक है। तो आज हम देखते हैं औरंगज़ेब के बारे में। इसका शासनकाल रहा है 1658 से लेकर के 1707 तक। ठीक। और औरंगज़ेब के बारे में हमने एक और चीज़ डिस्कस किया था। ये ऐसा शासक था जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। 2 बार राज्याभिषेक। दो बार राज्याभिषेक करवाने वाला शासक कौन था मुगल काल में? औरंगज़ेब। 2 बार राज्याभिषेक कैसे? सबसे पहला राज्याभिषेक तो इसने करवाया था 1658 में, जब इसने अपने पिता को गद्दी से उतार करके और आगरा के पास ही एक मकान में इनको कैद करवाया था और ख़ुद जो है वो राजा बना था। उस समय 1658 में इसने पहला राज्याभिषेक करवाया था। ये राज्याभिषेक इसने कहाँ करवाया था? आगरा में। दूसरा राज्याभिषेक इसने करवाया था 1659 में। 1659 में जब इसने अपने भाई दारा की हत्या कर दी थी। ठीक है। आपको पता है कि औरंगज़ेब ने सत्ता प्राप्त करने के लिए 5 प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उसी में ही एक लड़ाई थी, तीसरी लड़ाई जो हमने पढ़ा था, सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ के युद्ध में इसने अपने पिता को कैद करवा लिया था और आगरा में ही उनको आगरा में एक भवन में कैद करवाया था। साथ ही आगरा में ही अपना राज्याभिषेक करवाया था, पहला राज्याभिषेक करवाया था। दूसरा है 1659, जब दारा ने वापस से औरंगज़ेब को ललकारा था और औरंगज़ेब ने दारा की हत्या कर दी थी। उसके बाद में 1659 में दिल्ली में इसने दोबारा अपना राज्याभिषेक करवाया। तो पहला राज्याभिषेक इसने आगरा में करवाया था 1658 में, दूसरा 1659 में दिल्ली में राज्याभिषेक करवाया। ठीक। उसके बाद में औरंगज़ेब इनका मकबरा कहाँ पर है? इनका मकबरा है इन्हीं के नाम से बसाया हुआ एक शहर है औरंगाबाद। ठीक है। औरंगज़ेब ने कौन सा शहर बसाया था? औरंगाबाद। औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पर है? औरंगाबाद है महाराष्ट्र में। औरंगाबाद में ही इन्होंने 2 लोगों की कब्र बनवाई है, या कह सकते हैं कि औरंगाबाद शहर बनाया गया है जहाँ पर 2 लोगों की कब्र है। एक तो है स्वयं औरंगज़ेब का और दूसरा है इनकी पत्नी का। ठीक। अब इनकी पत्नी कौन है? तो औरंगज़ेब की पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम। इनकी पत्नी का नाम है दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम। इनको एक और नाम दिया गया है रबिया दुर्रानी।
रबिया दुर्रानी। ठीक, इन दोनों का ही मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद में जो मकबरा है इसे कहा जाता है कि ये ताजमहल की नकल है। ठीक है, रबिया उद दुर्रानी ने औरंगज़ेब से डिमांड किया था, जैसे आपके पिताजी ने अपनी पत्नी के लिए एक ताजमहल बनवाया है, वैसे ही आप भी मेरे लिए एक ताजमहल बनवाइए। ठीक है, तो औरंगज़ेब ने इनकी मृत्यु के बाद में जो मकबरा बनवाया है उसी को ही कहा जाता है कि ये ताजमहल की नकल है। ठीक है, साथ ही उसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। इनका जो मकबरा है जहाँ पर दिलराज बानो बेगम या रबिया दुर्रानी को दफनाया गया है, इस मकबरे को ही कहा जाता है कि ये ताजमहल की नकल है। अब इसको और कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि ये ताजमहल की नकल है, उसी के तर्ज पर इसको बनाने की कोशिश की गई है, पर क्योंकि ताजमहल की भव्यता को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च हुआ था, यहाँ पर उतना ज़्यादा खर्च नहीं हुआ है। ठीक, दूसरा डिफरेंस क्या है? ताजमहल जो है वो वाइट कलर के मार्बल से बनाया गया है और इसको ब्लैक मार्बल से बनाया गया है। ठीक है, और ब्लैक मार्बल के बनाने की वजह से इसको काला ताजमहल भी कहा जाता है। काला ताजमहल। इसका एक और नाम क्या है? इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। साथ ही इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो दिलराज बानो बेगम या रबिया उद दुर्रानी इनका जो मकबरा है इनको ताजमहल की नकल कहते हैं, काला ताजमहल, दक्षिण का ताजमहल या बीबी का मकबरा के नाम से जानते हैं। इसे ताजमहल की तर्ज पर ही बनाया गया है, या इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। जैसे कि ताजमहल का नकल है, इसीलिए इसको द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। द्वितीय ताजमहल। ठीक, अब दिलराज बानो बेगम और औरंगज़ेब के कुछ पुत्र हुए हैं। ठीक है, इनकी जो संतानें हैं, तभी तो इनका जो शासन है वो आगे ट्रांसफ़र होगा। तो इनके कुछ पुत्र हैं जिनमें कुछ प्रमुख नाम आप देख लीजिए। इनके पुत्रों में सबसे पहला है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, जो कि मुग़ल काल के अगले शासक बनेंगे। इसके अलावा एक प्रमुख राजा का नाम आपको मिलेगा अकबर शाह। अकबर शाह। साथ ही एक और नाम है आज़म, मोहम्मद आज़म। साथ ही एक नाम है काम बख्श। काम बख्श। ये कुछ नाम हैं जो कि औरंगज़ेब के पुत्रों में शामिल थे। ठीक है, और जैसा मैंने बताया कि अंत में औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है, साथ ही इनको औरंगाबाद में दफनाया जाता है। यहीं पर इनका मकबरा है। इनके कुछ प्रमुख कार्य, कुछ अभियान, कुछ नीतियाँ, ये महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम के लिए, इनको देखते चलेंगे। सबसे पहले है इनके कुछ प्रमुख निर्माण कार्य। तो निर्माण कार्य में जैसे कि मैंने बताया कि ये जो मकबरा बनाया था इन्होंने अपनी पत्नी के लिए, जिसको कि ताजमहल की नकल कह रहे हैं, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। मतलब बीबी का मकबरा किसने बनवाया है? औरंगज़ेब ने बनवाया है। कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। दूसरा, इनका निर्माण कार्य प्रमुख था। इनके निर्माण कार्यों में सबसे पहला तो आपने देखा बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा। दूसरा, दिल्ली में जो लाल किला है, लाल किले के अंदर ही एक मस्जिद बनवाया गया है, इसको कहा जाता है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद। मोती मस्जिद दिल्ली। इसका भी निर्माण किसने करवाया है? औरंगज़ेब ने।
ठीक है। तो बीबी का मकबरा और मोती मस्जिद ये दोनों ही प्रमुख हैं, याद रखेंगे। बीबी का मकबरा कहाँ पे है? औरंगाबाद में। मोती मस्जिद कहाँ पे है? लाल किला, दिल्ली। ठीक, अब इनके जो कुछ प्रमुख विजय अभियान थे जहाँ पे इन्होंने युद्ध लड़ा था, इनको देखते चलेंगे। साथ ही प्रशासन को चलाने के लिए इनकी कुछ नीतियाँ थी, उनको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनके कुछ प्रमुख अभियान। कौन कौन से क्षेत्रों को युद्ध लड़ करके इसने अपने शासन में शामिल किया था। तो इनका विजय अभियान के बारे में अगर चर्चा करें तो ऐसा कहा जाता है कि मुग़ल प्रशासन में सबसे ज़्यादा बड़ा क्षेत्र किसी राजा के अंडर था तो वो था औरंगज़ेब। ठीक है, इसके प्रशासन में सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र था, सर्वाधिक विस्तार हुआ है, कह सकते हैं सर्वाधिक विस्तार, एरिया का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ है औरंगज़ेब के शासनकाल में। ठीक है, दूसरी चीज़, इन्होंने इस विस्तार को बनाने के लिए जाहिर है बहुत सारे सैनिक रखे होंगे या सेना नायक रखे होंगे, बहुत सारे सूबेदार रखे होंगे। ऐसा कहा जाता है कि औरंगज़ेब एक कट्टर मुसलमान था, लेकिन इसने बहुत सारे हिंदू राजपूतों को अपना मनसबदार बनाया था। ठीक है, तो यहीं पे एक और चीज़ याद रखेंगे, इन्होंने सर्वाधिक राजपूत मनसबदार रखे हुए थे। मुग़ल राजाओं में सबसे ज़्यादा राजपूत मनसबदार इसी के शासन में थे। राजपूत मनसबदार। इक्ता क्या होता है, मनसब क्या होता है, ये सब कुछ हम अपने क्लासेस में पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा राजपूत मनसबदार थे औरंगज़ेब के शासनकाल में। ठीक, और इन्हीं राजपूत मनसबदारों में से एक राजपूत मनसबदार थे, इनका नाम है राजा जय सिंह। राजा जय सिंह, राजा जय सिंह। इसी राजा जय सिंह को सबसे पहला विजय अभियान कह सकते हैं, जो प्रमुख विजय अभियान है उसमें सबसे पहला है दक्षिण विजय। ठीक है, दक्षिण विजय में कौन कौन से एरिया जाएंगे भाई? ये तो दिल्ली की ओर शासन कर रहे थे, तो इनके लिए दक्षिण क्या था? मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र के नीचे का जो एरिया है वही दक्षिण विजय हो जाता था इनके लिए। तो इन्होंने जो सबसे पहला दक्षिण विजय अभियान जो चलाया दक्षिण की ओर, ये था महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र को जीतने के लिए। ठीक है, और यहीं पर इनकी मुलाकात होती है शिवाजी से। शिवाजी से, और शिवाजी जो है वो इस समय बहुत पावरफुल शासक के रूप में नहीं थे, और यहाँ पे शिवाजी को राजा जय सिंह के साथ, जो कि औरंगज़ेब की तरफ से युद्ध करने के लिए आए हुए थे, उनके साथ एक संधि करनी पड़ती है। इसका नाम है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि। आगे चल करके जब हम मराठा के बारे में पढ़ेंगे तब हम मराठा शासकों का उदय कैसे हुआ, शिवाजी की क्या भूमिका थी, और जो प्रमुख शासक हुए, पेशवा हुए, उनके बारे में बहुत डिटेल से देखेंगे। फिलहाल याद रखिएगा कि औरंगज़ेब ने अपने मनसबदारों के सहयोग से दक्षिण विजय अभियान चलाया, जिसमें कि एक राजा थे राजा जय सिंह, और जय सिंह को इन्होंने महाराष्ट्र वाले क्षेत्र को जीतने के लिए भेजा, जिसमें से इन्होंने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की थी। दूसरा एक विजय अभियान इन्होंने चलाया, हमने बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ा हुआ है। बहमनी साम्राज्य में ही एक क्षेत्र था बीजापुर, और एक क्षेत्र है गोलकुंडा। बीजापुर और गोलकुंडा, इन दोनों को भी औरंगज़ेब ने मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक, अगर देखा जाए तो पूर्व की तरफ ये ज़्यादा एक्सपांड नहीं कर पाए थे, मतलब बंगाल तक ही मैक्सिमम इनका अधिकार क्षेत्र था, कह सकते हैं मुग़ल प्रशासन के दौरान। पूर्वोत्तर क्षेत्र, जो आज के समय में हम पूर्वोत्तर एरिया देखते हैं, जहाँ पे असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा,
इस तरफ ज़्यादा इनका इंटरफेयर नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो दक्षिण विजय अभियान जिसमें शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की थी, इसके अलावा बीजापुर, गोलकुंडा, यहाँ पर इन्होंने अपना इन क्षेत्रों को अपने शासन में मिला लिया था। इसके अलावा औरंगज़ेब के समय में कुछ प्रमुख ऐसे कार्य हुए हैं जिनको कि हम औरंगज़ेब के प्रशासन की नीतियों के तौर पर देखते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी नीतियाँ थी अपने प्रशासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए? तो औरंगज़ेब की नीतियाँ, प्रशासनिक नीतियाँ, औरंगज़ेब की प्रशासनिक नीतियाँ। ठीक, इसमें देखिए सबसे पहला, लोगों को अपने पक्ष में रखने के लिए इन्होंने क्या किए, बहुत सारे टैक्सेस हटा दिए। बहुत सारे कर थे जिनको कि औरंगज़ेब ने हटा दिए, तो बहुत सारे कर समाप्त किए। सभी कर समाप्त नहीं किए, पर बहुत सारे ऐसे कर हटा दिए जो कि जनता को परेशान कर रहे थे। दूसरा है, अपने जन्मदिन पर इन्होंने भेंट, किसी भी तरीके का भेंट या गिफ्ट एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। भेंट या गिफ्ट मना कर दिया। ठीक, इसके अलावा इसने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारा कार्य किया। इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए काफ़ी कार्य किया। ठीक, एक अलग व्यक्ति की नियुक्त किया जो कि ये देखता था कि इस्लाम धर्म को जो फॉलोअर हैं वो लोग इनके नियमों को ठीक से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक, औरंगज़ेब की नीतियों में एक और चीज़ था, इसने कॉइन्स पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया। कॉइन्स पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया। कलमा क्या होता है? तो कुरान पर कुछ आयतें लिखी होती हैं और उन्हीं में से ही कुछ आयतों को जो बहुत छोटे होते हैं उनको कलमा कहा जाता है। तो इन्होंने कॉइन्स पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया। साथ ही इसने किसी भी तरीके की विलासिता, जैसे कि नृत्य हो गया, संगीत हो गया, चित्रकला हो गया, इन सभी पर प्रतिबंध लगा दिए। बहुत सारी कला पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। नृत्य हो गया, संगीत हो गया, कविता हो गया, चित्रकला हो गया, ये सभी पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, इसके अलावा आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि मुस्लिम धर्म में जो दो संप्रदाय हैं, मुस्लिम धर्म में जो दो प्रमुख संप्रदाय हैं, वैसे तो काफ़ी सारे हैं, एक है शिया और दूसरा है सुन्नी। शिया और सुन्नी। एग्ज़ाम में आपको मिल सकता है कि औरंगज़ेब कट्टर मुस्लिम था, लेकिन उसमें भी आपको स्पेसिफिक याद रहना चाहिए कि औरंगज़ेब एक सुन्नी मुसलमान था। औरंगज़ेब एक सुन्नी मुसलमान था, इसीलिए इसने शियाओं पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए। जैसे नॉन मुस्लिम्स पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे, वैसे ही शिया मुसलमानों पर भी काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस इसने इम्पोज किए थे, लगाए थे। इसके अलावा इसकी नीतियों में एक और चीज़ है, इसने सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था। सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था। ठीक, इसके अलावा झरोखा दर्शन और नवरोज़, झरोखा दर्शन और नवरोज़ पर भी इसने प्रतिबंध लगाया था। ठीक, इसके अलावा एक तुलादान भी हमने पढ़ा था। तुलादान मतलब राजा अपने वजन के बराबर संपत्ति का दान करेगा। इस तुलादान पर भी इसने प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि इसने देखा था कि अपने पिताजी के समय से काफ़ी सारा धन जो है वो ऐसे कार्यों में वेस्ट हो गया है, जो कि अल्टीमेटली साम्राज्य के विस्तार के लिए, सैनिकों के लिए खर्च किया जा सकता था। उन पैसों को इनके पिता ने ताजमहल बनवाने में या फिर तुलादान जैसी बाकी चीज़ों में खर्च किया है, इसीलिए इसने वो सारी चीज़ें बंद कर दी। ठीक, अब इसकी नीतियों में
कुछ धार्मिक नीतियाँ थी, धर्म के प्रति इनका रुख कैसा था, तो आपने ये देखा कि ये सुन्नी मुसलमान था, इसलिए शियाओं को बहुत पसंद नहीं करता था। ठीक, इसके अलावा इनकी धार्मिक नीतियों की अगर चर्चा करें तो इसे जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक, अब नोट करके कुछ मिसलेनियस पॉइंट है, इनको देखते चलेंगे। इसे कट्टर मुस्लिम होने की वजह से इसे जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगज़ेब के लिए एक शब्द है जिंदा पीर। ठीक, जिंदा पीर। ठीक, इसके अलावा जैसे हिंदुओं पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे, शियाओं पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे, उसी में इसने हिंदुओं पर क्या क्या चीज़ें शुरू की या कौन कौन से नए टैक्सेस शुरू किए। इसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाना शुरू किया, हिंदुओं पर जजिया कर शुरू कर दिया। ठीक है, जजिया कर क्या होता है? धार्मिक कर होता है। ठीक, जजिया कर। इसके अलावा तीर्थ यात्रा कर, हिंदुओं पर ये दोनों टैक्स फिर से शुरू कर दिए गए, एक है जजिया कर और दूसरा है तीर्थ यात्रा कर। ठीक, अब औरंगज़ेब के बाद में सत्ता का हस्तांतरण भी होना है, और उस हस्तांतरण के लिए जाहिर है कोई ना कोई विद्रोह करेगा, और उन्हीं विद्रोहों को या उन्हीं प्रमुख युद्धों को अगर देखें तो कुछ प्रमुख विद्रोह या कुछ प्रमुख युद्ध देख लेते हैं। औरंगज़ेब का शासन जब अपने अंतिम फेज़ पर है, उस समय कौन कौन से विद्रोह होने शुरू हुए। तो सबसे पहला एक विद्रोह है, इसको हम कहते हैं जाट विद्रोह। जाट विद्रोह। जब भी कोई राजा आर्थिक या राजनीतिक रूप से कमज़ोर दिखता है, उसके आसपास के जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, छोटे छोटे मनसबदार हैं, राजा हैं, इक़्तादार हैं, वो स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं। और इसी श्रेणी में एक विद्रोह था जाट विद्रोह। दिल्ली के आसपास के जो एरिया है जहाँ पे वर्तमान में भी जाट निवास करते हैं, जाट एक मेजर कम्युनिटी है, एक पावरफुल कम्युनिटी है, तो जाटों ने यहाँ पे विद्रोह शुरू कर दिया था। ठीक है, इसमें ये जो है कह सकते हैं कि एक संगठित विद्रोह था, और इस नेतृत्व के बाद में बहुत सारे जो जाट राजा थे वो स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर चुके थे। ठीक है, तो जाट विद्रोह 1669 में जाट विद्रोह हुआ। दूसरा है बुंदेला विद्रोह। बुंदेला विद्रोह, बुंदेला विद्रोह जो कि बुंदेलखंड के आसपास है, मध्य प्रदेश में। बुंदेला विद्रोह भी 1661 के आसपास हुआ है, और बुंदेला विद्रोह में जो बुंदेलखंड वाला एरिया था वो स्वतंत्र हो गया। ठीक है, यहाँ के राजा थे छत्रसाल। और जाट विद्रोह में बहुत सारे एरिया के छोटे छोटे राजाओं ने आपस में मिलकर एक सेना का निर्माण किया। उसके बाद में जाट विद्रोह लड़ा था, जिसके बाद में वो सभी क्षेत्र जो है वो स्वतंत्र हो गए थे। बुंदेलखंड वाले एरिया में छत्रसाल ने युद्ध लड़ा था और बुंदेलखंड स्वतंत्र हो गया था, इसी को ही बुंदेला विद्रोह कहा जा रहा है। इसके बाद में इनका जो एक पुत्र था अकबर शाह, इन्होंने भी विद्रोह कर दिया था। दक्षिण भारत में इसने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था, लेकिन इसको दबाने के लिए किसको भेजा गया? औरंगज़ेब को भेजा था। औरंगज़ेब स्वयं यहाँ पर गया और अकबर शाह को कैसे कह सकते हैं कि उससे युद्ध करने वाला ही था, लेकिन अकबर ने अपने पिता से युद्ध नहीं किया और ये यहाँ से फारस की तरफ चला गया। ठीक है, इस तरीके से जो दक्षिण वाला एरिया था वो औरंगज़ेब के शासन के अंदर ही रह गया था। अकबर शाह जो कि औरंगज़ेब का ही पुत्र था, इसने स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित करने का प्रयास किया था। ठीक है, चौथा, यहाँ पर सिख विद्रोह भी एक प्रमुख है। सिख एक नए कम्युनिटी के रूप में उभर करके आ चुका था और यहाँ पर सिखों ने
75 के आसपास विद्रोह कर दिया था। ठीक, और इसी विद्रोह में आपके जो 9वें गुरु थे, 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह, 9वें गुरु तेग बहादुर, इनको कैद कर लिया था औरंगज़ेब ने, साथ ही इनको इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन गुरु तेग बहादुर ने औरंगज़ेब की ये बात स्वीकार नहीं की और साथ ही यहीं पर इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, औरंगज़ेब ने 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था। इसी समय कुछ और भी विद्रोह हुए हैं, जैसे अंग्रेज़ों का विद्रोह हो गया था। अंग्रेज़ आपको पता है सन 1600 के आसपास भारत में आना शुरू हो गए थे और कुछ राजाओं ने इनको काफ़ी सपोर्ट किया, कुछ राजाओं ने इनको सपोर्ट नहीं किया। उसी में औरंगज़ेब भी थे। जैसे जैसे अंग्रेज़ों के साथ इनके मतभेद होने लगे, वैसे ही अंग्रेज़ों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने भी यहाँ पे विद्रोह किया था। इसके अलावा कुछ अफ़गान वाला एरिया था, अफ़गानिस्तान वाला एरिया था, वहाँ पे भी विद्रोह होने शुरू हो गए थे। ठीक है, जितना बड़ा साम्राज्य होगा और राजा जितना ही अपने सीमावर्ती क्षेत्रों से दूर होता जाता है, वैसे ही सीमाओं पर विद्रोह होने शुरू हो जाते हैं। उसी श्रेणी में अफ़गानिस्तान की ओर, बंगाल की ओर और दक्षिण भारत की ओर विद्रोह होने शुरू हो गए थे। ठीक है, तो ये सभी कुछ प्रमुख विद्रोह थे जो कि औरंगज़ेब के समय पे होने शुरू हुए थे। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं और देखते हैं मुगलकालीन प्रशासन के बारे में। सत्ता जितनी बड़ी है, शासन जितना बड़ा है, वैसा ही उसको संभालने के लिए प्रशासन होना चाहिए। अदरवाइज़ उस क्षेत्र पे आसपास के साम्राज्य या छोटे छोटे राजा जो हैं वो अधिकार करने का प्रयास करने लगेंगे। ठीक है, और एक मजबूत राज्य को चलाने के लिए मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक, तो इसी श्रेणी में हम देखने वाले हैं मुग़ल प्रशासन के बारे में। मुग़ल प्रशासन में जो केंद्रीय बिंदु था वो सेंटर पावर जो है पूरा राजा के पास में होता था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि केंद्र में या केंद्रीय प्रशासन राजा के हाथ में है। केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख कौन है? बादशाह या राजा। केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख है राजा, और यही जो राजा है या बादशाह है वो अपनी सुविधा के लिए अलग अलग विभागों के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, आज के समय में भी क्या कहते हैं, मंत्री परिषद। तो राजा के पास भी अपना मंत्री परिषद रहा होगा। ठीक, इस मंत्री परिषद में कौन कौन होंगे? इस मंत्री परिषद में एक शब्द जो आपको याद रखने हैं, वैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्द हैं, ये आपको याद रखने हैं। इसमें से एक व्यक्ति है, एक पद है वकील। वकील, ये आज के समय में जो वकील वकालत करते हैं लॉ की पढ़ाई करके, ये वो वाले वकील नहीं है। यहाँ पे वकील का मतलब है राजा का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, वकील का मतलब है यहाँ पर राजा का प्रधानमंत्री। दूसरा एक प्रमुख पद है इसी मंत्री परिषद में, दीवान ए वजीर। दीवान ए वजीर, जनरली हम वजीर का मतलब समझते हैं जो सेनापति है, जो प्रमुख सेनापति है उसको हम वजीर समझते हैं। चेस के खेल में जो वजीर है उसको हम प्रमुख सेनापति के रूप में जानते हैं। यहाँ पे वजीर का मतलब है वित्त मंत्री। मुगल प्रशासन में वजीर का मतलब है वित्त मंत्री। उसके बाद में जो प्रमुख सेनापति है उसको कहा जाता था मीर बख्शी। मीर बख्शी, मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होगा। सैन्य विभाग का प्रमुख है मीर बख्शी। इसके अलावा जो धार्मिक मंत्री थे या धर्म से संबंधित विभाग के जो प्रमुख थे, इनको कहा जाता था सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर कौन है? ये धार्मिक विभाग के प्रमुख हैं।
धार्मिक विभाग। ठीक है। इसके अलावा जो प्रमुख न्यायाधीश हैं, वैसे अंतिम न्याय करने का जो अंतिम बिंदु है वो अंतिम शक्ति राजा के पास में होती थी, पर सामान्यतः जो काजी हैं, इनको काजी उल कुजात भी कहा जाता था। काजी को ही मुख्य न्यायाधीश माना जाता था। राजा के बाद जो प्रमुख न्यायाधीश है वो है काजी, मुख्य न्यायाधीश। राजा के बाद में मुख्य न्यायाधीश काजी। ठीक है, ये कुछ प्रमुख केंद्रीय मंत्री हो गए हैं। इसके बाद में जो राज्य है, केंद्र है, जो पूरा साम्राज्य है, वो अलग अलग प्रांतों में भी बटा होता था, और वहाँ उस क्षेत्र के प्रशासन को संभालने के लिए भी अलग अलग व्यक्ति होंगे। तो प्रांतीय प्रशासन में कौन कौन से प्रमुख पद थे? प्रांतीय प्रशासन, केंद्र का प्रमुख राजा, केंद्र के जो मंत्रिपरिषद है उसमें ये प्रमुख व्यक्ति हो गए, प्रमुख पद हो गए। केंद्र या पूरा का पूरा राज्य जो है वो प्रांतों में बटा हुआ, और प्रांतों में काम करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी। प्रांतों में जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है जिसका नाम है सूबेदार। प्रांतों में जो प्रमुख व्यक्ति है इसका नाम है सूबेदार। इसका कार्य क्या है? इसका काम है टैक्स की वसूली और साथ ही समय समय पर राजा को सैनिक सपोर्ट प्रोवाइड करना। साथ ही कुछ असैन्य कार्य भी दिए जाते थे सूबेदार को। ठीक है, एक प्रांत के अंदर, एक राज्य के अंदर जो सूबेदार है वो लगभग टैक्स वसूली, सैन्य और लगभग जितने असैन्य कार्य हैं वो सारे देखता था। ठीक, इसके अलावा एक व्यक्ति होता था दीवान। दीवान, ठीक है, जो दीवान है सूबेदार के बाद में जो प्रांतों में जो दीवान है, इसके भी कुछ ऐसे कार्य हैं जैसे कि एक तो सैन्य व्यवस्था ठीक से संचालित हो रही है या नहीं है उसको देखना, और साथ ही टैक्स कौन कितना देगा इसको भी निर्धारित करने का काम दीवान का है। तो दीवान का काम थोड़ा सा डाइवर्स टाइप का था, अलग अलग काम दिए जाते थे। ठीक, इसके अलावा एक व्यक्ति हैं बख्शी। जैसे यहाँ पर मीर बख्शी है, वैसे ही राज्यों में है बख्शी। ये केंद्र में सैन्य विभाग का काम देख रहे हैं, और ये राज्य में सैन्य व्यवस्था देख रहे हैं, सैन्य व्यवस्था। इसके अलावा जैसे वहाँ पे काजी उल कुजात है मुख्य न्यायाधीश, वैसे ही यहाँ पे सद्र ए काजी है, सद्र ए काजी। ठीक है, प्रांतों में जो पूरी व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था के साथ में जो पूरी व्यवस्था है, इसको देखने का, इसके इंस्पेक्शन का काम होता था सद्र ए काजी का। ठीक है, तो प्रांतों में जो प्रमुख व्यक्ति हो गए, सूबेदार हो गया, दीवान हो गया, बख्शी हो गया और सद्र ए काजी, ये प्रमुख पद हो गए हैं। उसके बाद में प्रांतों के बाद में प्रांत जो है वो अलग अलग जिले में बटा होता था। जिलों के लिए एक समानार्थी शब्द यहाँ पे यूज होता था, सरकार। ठीक है, ये जो क्रोनोलॉजी है कि सबसे ऊपर है केंद्र, उसके बाद में प्रांत, उसके बाद में जिला या सरकार, इस क्रोनोलॉजी के ऊपर भी एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे ऊपर केंद्रीय प्रशासन, उसके बाद में जो छोटे छोटे इकाई बटे हुए हैं उसका नाम है प्रांत। प्रांतों में जो छोटे इकाई बटे हुए हैं उनका नाम है जिला या सरकार। ये दोनों ही समानार्थी शब्द है। सरकार या जिला को ही एक और शब्द यूज़ किया जाता है इसके लिए, इसका नाम है दस्तूर। जिला, सरकार या दस्तूर। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख पदाधिकारी होंगे? तो जिले में जो प्रमुख अधिकारी हैं इनका नाम है फौजदार। फौजदार, फौजदार कौन है? ये जिले का प्रधान होता था। ठीक, फौजदार कौन है? जिले का प्रधान। इसके अलावा
एक शब्द हम सुनते हैं मालगुजार, असल में ये शब्द है अमलगुजार। अमलगुजार जनरली छत्तीसगढ़ी में इसको मालगुजार कह देते हैं। जो बहुत पैसे वाले धनी व्यक्ति होते हैं इनको गाँव में मालगुजार कह दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ अमलगुजार का मतलब है राजस्व का प्रमुख अधिकारी, राजस्व अधिकारी। ठीक है, राजस्व अधिकारी, टैक्स कलेक्ट करने वाला प्रमुख व्यक्ति है, इसको कहा जाता है अमलगुजार। इसके अलावा एक व्यक्ति है फौजदार। अच्छा, फौजदार हम देख चुके हैं, जिले का प्रधान होगा। ठीक, इसके अलावा एक व्यक्ति है खजानदार। खजानदार, खजानदार ये क्या होता था, ये है खजांची, जो पैसों का हिसाब किताब रखने वाला है, प्रमुख व्यक्ति है। तो खजांची, बादशाह का खजांची। ठीक है, खजानदार मतलब जो हिसाब किताब रखने वाला है सभी आय व्यय का। ठीक, ये हो गए जिले के प्रमुख अधिकारी। ठीक, फौजदार हो गया, अमालगुजार हो गया और खजानदार हो गया। ठीक है, इसके बाद में जिले के अंदर ही और कुछ छोटे अधिकारी हैं, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि जिले के बाद में जो इकाई बटी होती थी, जिला जो है वो छोटी इकाइयों में बटा होता था, जिसको कि हम परगना कहते हैं, या कई बार इसको महाल कह दिया जाता है। असल में महाल का मतलब होता है गांव, तो उस समय जो शब्द प्रयोग होता था वो परगना या महाल शब्द का उपयोग होता था। ठीक है, अब इस परगना या महाल के जो प्रमुख अधिकारी हैं इनमें कौन कौन है, तो एक व्यक्ति हैं शिकदार। ठीक है, ये परगना या महाल के प्रधान व्यक्ति होते थे। इसके अलावा एक व्यक्ति है आमील। आमील, आमील व्यक्ति, आमील क्या करता है, ये परगना या महाल के स्तर पर राजस्व का कार्य देखता है, राजस्व निर्धारण का कार्य देखता है। ठीक है, राजस्व निर्धारित करना, हर एक का जमीन या खेत नाप करके कितना राजस्व उसको देना है, ये निर्धारित करना है आमील का कार्य। तीसरा है कानून गो। ये उस समय का पटवारी है, कह सकते हैं। उस समय का जो पटवारी के, अभी के जो पटवारी के कर्तव्य हैं वो उस समय कानून गो को दिए गए थे। ठीक है, तो ये केंद्र से लेकर के गांव स्तर पर जो प्रमुख अधिकारी हैं उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो राजस्व प्रणाली थी, ठीक है, राजस्व प्रणाली में क्या क्या चीज़ें थी। राजस्व प्रणाली, मुगल प्रशासन में जो ज़्यादातर राजस्व था वो किसानों से प्राप्त होता था, मतलब खेती से और व्यापार से प्राप्त होता था। ठीक है, तो इन्होंने अपनी जो भूमि थी उनको कई कैटेगरी में बांटा हुआ था। जो सबसे पहली कैटेगरी थी राजस्व प्रणाली के अंदर, खेती भूमि या भूमि की जो सबसे पहली कैटेगरी थी, इसका नाम है खालसा भूमि। खालसा भूमि, ये महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनको याद रखना है। सबसे पहला है खालसा भूमि। खालसा भूमि का मतलब है सरकारी भूमि, सरकारी भूमि। दूसरा है जागीर भूमि। जागीर भूमि ऐसी भूमि है जो नगद वेतन के स्थान पर दी जाती थी। ठीक है, तो नगद वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि, वेतन के बदले, वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि को जागीर भूमि कहा जाता था। ठीक है, तीसरा है सयूरगल। ये शब्द महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना है। सयूरगल, या इसी के लिए एक शब्द प्रयोग होता था मदद ए माश।
मदद ए माश। ये कौन सी भूमि है? ये है अनुदान में दी गई भूमि। अनुदान का मतलब है किसी को गिफ्ट किया गया भूमि या दान में दी गई भूमि, जिसको एक बार दे दिए तो दे दिए, उसको वापस से नहीं लिया जा सकता है। वो भूमि है सयूरगल या मदद ए माश, अनुदान में दी गई भूमि। ठीक है, ये सभी जो भूमि के प्रकार हैं इनको याद रखना है कि कौन सी भूमि किस कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक, अब इसी में ही जब किसी किसान के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा तो ये भी देखना पड़ेगा कि उसको उसकी जो भूमि की क्वालिटी है, उसके खेत की क्वालिटी है, वो किस प्रकार की है। क्या वहाँ पे उपज बहुत अच्छी होती है, उत्पादन अच्छा होता है, या कम होता है, या बहुत नहीं के बराबर होता है। इसी को ध्यान में रख करके इन्होंने कृषि भूमि को 4 वर्गों में बांटा हुआ था। ठीक है, कृषि भूमि उत्पादन के हिसाब से, उत्पादकता के हिसाब से, उत्पादकता के अनुसार इन्होंने कुछ कैटेगरी डिवाइड किया था। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे जो शब्द हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो इसमें जो सबसे पहले कैटेगरी थी भूमि की कैटेगरी, सबसे पहले तो थी ये कि उसका अधिकार किसके पास है, मालिकाना हक, उस भूमि का मालिक कौन है। इसके आधार पर ये कैटेगरी बांटी गई थी, खालसा भूमि, जागीर भूमि, या मदद ए माश, या सयूरगल। ठीक, दूसरा जो भूमि को बांटने का तरीका है वो है कृषि भूमि में उत्पादकता के आधार पर। यहीं पे सबसे पहली कैटेगरी है या पहला शब्द है पोलज। पोलज भूमि कौन सी है? जहाँ पे प्रतिवर्ष या नियमित रूप से खेती होती है, खेत की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वहाँ पे हर साल खेती की जा सकती है, उत्पादकता वैसी की वैसी बनी रहेगी। दूसरा है परती भूमि। परती भूमि कौन सी है? जहाँ पे उत्पादकता थोड़ी सी कम है, मतलब एक बार वहाँ पे अगर फसल लिया गया है तो कम से कम उसको 1 या 2 वर्ष के लिए, 1 या 2 वर्ष के लिए छोड़ना पड़ेगा, 2 वर्ष का अंतराल, तभी वो अपना जो फर्टिलिटी है वापस से गेन कर पाता है, उत्पादकता वापस से प्राप्त कर पाता है, और ठीक से भूमि में फसल उगाने पर वापस से उतने ही मात्रा प्राप्त होगी। अदरवाइज़ वहाँ पे हर साल फसल उगाएंगे तो मेहनत तो उतनी लगेगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट उतना ही लगेगा, लेकिन जो रिटर्न है वो उतना अच्छा नहीं रहेगा। ऐसी भूमि को कहा जाता है परती भूमि, जहाँ पर 1 या 2 साल के अंतराल में खेती की जाती है। तीसरा है चाचर भूमि। चाचर भूमि, जहाँ पे हमें लगभग 3 या 4 वर्ष के लिए भूमि को छोड़ना पड़ता है, तब जा करके वो अपना प्रोडक्टिविटी गेन कर पाता है। ठीक है, और लास्ट कैटेगरी है बंजर भूमि, जो बिल्कुल खेती के लायक नहीं है। बंजर भूमि जो खेती के लायक नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो भूमि की क्वालिटी है उसको देख करके फिर लोगों के ऊपर टैक्स का जो परसेंट है, जो टैक्स की लगान की दर है वो निर्धारित की जाती थी। ठीक है, तो ये हो गया राजस्व प्रणाली के अनुसार प्रमुख कैटेगरी। एक तो है राजस्व प्रणाली में मालिकाना के हिसाब से 3 कैटेगरी है भूमि की, और दूसरा है कृषि उत्पादकता के हिसाब से 4 कैटेगरी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि मुगल प्रशासन में जो प्रमुख स्थापत्य कला है, ठीक है, तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें प्रमुख हैं? मुगलकालीन स्थापत्य कला में कौन कौन से भवन प्रमुख हैं? मुगल स्थापत्य कला। ठीक, तो मैं कुछ प्रमुख नाम जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, बस उन्हीं को ही यहाँ पे नोट करता हूँ। अदरवाइज़ आपको लिस्ट काफ़ी सारे मिल जाएंगे, प्रमुख भवनों के नाम बहुत सारे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले भवन का नाम है बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद जैसा नाम से स्पष्ट है, बाबर के समय में बनवाया गया था। ठीक है, बाबर के सेनापति थे मीर बांकी। मीर बांकी इन्होंने बनाया था कौन सा? बाबरी मस्जिद। ठीक है, मीर बांकी के द्वारा बनवाया गया था बाबरी मस्जिद। कहाँ पर है?
ये जो लोकेशन है बाबरी मस्जिद का, ये दिल्ली में है। ठीक। दूसरा है हुमायूं का मकबरा। इसके बारे में पूछा गया एग्जाम में, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा ये किसने बनवाया है? ये बनवाया था हमीदा बानो बेगम ने। ठीक है, हुमायूं का मकबरा ये कहाँ पर है? ये भी दिल्ली में है, बनवाया गया था हमीदा बानो बेगम के द्वारा। हमीदा बानो बेगम के द्वारा। नेक्स्ट, दीवाने आम और दीवाने खास। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था दीवाने आम और दीवाने खास। ये भी कहाँ है? ये भी दिल्ली में ही है और ये बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। इसके अलावा लाल किला बहुत महत्वपूर्ण है। लाल किला, लाल किला किसने बनवाया था? ये भी शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, इसके अलावा इसी लाल किला के अंदर एक मस्जिद है, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण मैंने बताया आज ही औरंगजेब पढ़ाते हुए। इसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। मोती मस्जिद कहाँ पर है? लाल किले के भीतर बना हुआ है मोती मस्जिद। ठीक, इसके अलावा ताजमहल। ताजमहल ये कहाँ पर है? तो इसको बनाया था किसने? शाहजहां ने। शाहजहां ने, और इसका लोकेशन आप सभी को पता है कहाँ पे है? आगरा में। ठीक, इसके अलावा एक है आगरा का किला, जैसा उसके नाम से स्पष्ट है आगरा का किला आगरा में ही है और इसको भी बनवाया है शाहजहां ने। ठीक है, इसके अलावा एक कह सकते हैं एक मकबरा है आगरा में ही, अकबर का मकबरा। ठीक है, अकबर का मकबरा ये भी कहाँ पे है? आगरा में ही है और इसको बनवाया था किसने? जहांगीर ने। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो कुछ प्रमुख स्थापत्य में एक और नाम हमने आज ही के क्लास में पढ़ा है, बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा आपको याद है ये कहाँ पर है? ये है औरंगाबाद में। औरंगाबाद में, और इसको बनवाया किसने था? औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने। इसे ताजमहल का नकल भी कहा जाता है। ठीक है, बीबी का मकबरा इसे और ताजमहल का नकल भी कहा जाता है, औरंगाबाद में है, औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख स्थापत्य हो गए, कुछ प्रमुख भवन हो गए जिसका कि निर्माण मुगल काल में किया गया है। ठीक है, मुगल काल में स्थापत्य के अलावा चित्रकला भी बड़ा फेमस रहा है। ठीक है, जहांगीर एक बहुत बड़े चित्रकला के प्रेमी रहे हैं। अब इसी समय में हमें कुछ राजा ऐसे हैं जिनके समय को स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है। तो किसके समय काल को या किसके शासन काल को किस विधा के लिए, किस कला के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है, इसको भी देखिएगा। एक तो हमको मिलता है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। दूसरा एक उपमा दिया जाता है चित्रकला का स्वर्णकाल। और तीसरा स्थापत्य के क्षेत्र में भी कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्णकाल है इसको किस राजा के समय में कहा जाता था? तो अकबर का जो शासन है इसको कहा जाता है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। ठीक है, क्योंकि हिंदी के बहुत सारे लिटरेचर्स का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, उनको अलग अलग लैंग्वेजेस में अनुवाद किया गया है।
ठीक है। दूसरा है चित्रकला। तो चित्रकला में सबसे निपुण और सबसे पारखी व्यक्ति कौन थे? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के दरबार में बहुत सारे चित्रकार रहते थे और इनके बारे में एक कथन प्रसिद्ध है कि ये बता सकते थे कि एक पूरी पेंटिंग को अगर अलग अलग चित्रकारों ने मिलकर के बनाया हो तो ये बता सकते थे कि कौन सा हिस्सा किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर के काल को। तीसरा है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ताजमहल के निर्माता कौन थे? शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। ठीक है, तो मुगल काल में ये जो प्रमुख समय है जिनको कि स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, अलग अलग राजाओं का शासनकाल, इनको ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर का समय है, चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के समय को, और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है शाहजहां के समय को। ठीक है, तो ये जो प्रमुख चीज़ें थी, मिसलेनियस चीज़ें थी, कह सकते हैं मुग़ल प्रशासन के बारे में, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। और हमारा जो मुग़ल प्रशासन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी के साथ ही हमारा मुग़ल काल में जो औरंगज़ेब तक का जो समय है, जिसको कि हम पूर्व मुग़ल काल भी कहते हैं, ठीक है, इसके बाद के जो समय को हम कहते हैं उत्तर मुग़ल काल। इसके बाद का जो समय है इसको हम कहते हैं उत्तर मुग़ल काल। ठीक, ये जो उत्तर मुग़ल काल है इसको जनरली हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि हम अभी मुग़ल काल शुरू किए हैं तो हम पहले इन सभी मुग़ल राजाओं के बारे में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम अंग्रेज़ों की तरफ या ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की जो बातें हैं इनको रिवाइज़ कीजिएगा, और साथ ही इसमें अगर कोई भी समस्या होता है तो आप वापस से इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मुग़ल काल में औरंगज़ेब के बाद जो भी शासक हुए हैं इनको एक बार कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम मराठा शासन के बारे में पढ़ेंगे, और मराठा पढ़ने के बाद में हम भारत में जो प्रमुख विदेशी व्यापारी आए हैं उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।